अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी हम लोगों को एरिया फाइंड करना है, पर जो कर्व की इक्वेशन गिवन होगी हमारे पास वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होगी। x एज अ फंक्शन ऑफ मान लो थीटा है, y भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, या फिर x एज अ फंक्शन ऑफ t है, y भी एज अ फंक्शन ऑफ t है। जैसे पैराबोला में अगर याद करो पैरामेट्रिक फॉर्म a² 2at, तो उस तरह के फॉर्मेट में हमें इक्वेशन गिवन होगी और उसके बेसिस पे हमें कुछ कंडीशंस को यूज करके एरिया निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, compute the area bounded by x-axis and arc of the cycloid। साइक्लोइड इसके कारण जो शेप बनता है उसको बोल रहे हैं। इसके कारण जो ये शेप बनेगा x एज अ फंक्शन ऑफ t और y एज अ फंक्शन ऑफ t को अगर मैं रिप्लेस करके y एज अ फंक्शन ऑफ एक्सप्रेस करूंगा, उसके कारण जो फंक्शन बनेगा तो उसकी एक आर्क के कारण हमें क्या बताना है, एरिया बाउंडेड। अभी देखो आर्क का कंसेप्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिसिटी आ रही है साइन और कॉस की वजह से। एक चीज नोटिस करो, अगर मैं t की वैल्यू 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई ले जाऊंगा तो y की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 2a और फिर ये वापस 0 आ जाएगी। आई होप इतना तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन से देख ही सकते हो। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो इसकी टोटल की मिनिमम 0 मैक्सिमम 2a है, तो y जो है 0 और 2a के बीच में जाएगा। एक चीज और याद करो, x माइनस साइन एक्स या t माइनस साइन टी इंक्रीजेस, एफ टी इंक्रीजेस। इसका मतलब x और t में जो रिलेशन है वो 1-1 मैपिंग टाइप का है, t बढ़ेगा x बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट जब मैं t को 0 लूंगा तो x 0 है, और t को जब मैं 2 पाई तक ले जाऊंगा तो x की वैल्यू भी देखना 2 पाई ही जा रही है। बीच में जब t को पाई लोगे तो भी x पाई ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करके देखो तो t एज अ फंक्शन ऑफ x अगर मैं देखूं तो इंक्रीजिंग पैटर्न है। इसकी एक रफ प्लॉटिंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर सपोज करो मैं ये देखो, ये पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए टी 2 पाई, ये एक्चुअली में ये वही वाले पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 2 पाई है। ऐसी t 4 पाई पे x 4 पाई है, t 6 पाई पे x 6 पाई है। बीच में x की वैल्यू पाई आएगी जहाँ t भी पाई होगा और x भी पाई होगा, उस पॉइंट पे y की वैल्यू 2a होगी, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं जो x की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई की जगह 2a पाई लिखनी चाहिए, 4a पाई और 6a पाई। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से x नहीं x बाय a की वैल्यूज है ये सारी, राइट। अब ये मुझे एक लूप मिल गया है यहाँ पे, तो जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, y dx लिखना है तो y भी एज अ फंक्शन ऑफ t है और जो dx है क्योंकि x एज अ फंक्शन ऑफ t है हमारे पास, तो जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा तो एक तरह से वो x डैश t dt से रिप्लेस कर दिया हमने। तो इस तरह से एरिया निकाला जाता है। और ऑब्वियसली अब क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में तो लिमिट भी t के रिस्पेक्ट में जाएगी, तो ऑब्वियसली सोचना कि जब अगर मैं इस वाले पार्ट को y dx की तरह इंटीग्रल लेता तो मुझे एक लूप वाला पार्ट जाने के लिए x को क्या लेना पड़ता, 2a पाई, यहाँ भी x बाय है यहाँ भी x बाय है, 2a पाई 4a पाई, तो एक लूप तो इतने में ही खत्म हो गया। तो y dx लेते तो 0 से लेके 2a पाई तक लेता, बट क्योंकि मैंने इस पैटर्न को किस में कन्वर्ट कर दिया, t में, तो जब लिमिट लेंगे तो t की वैल्यूज के हिसाब से लेंगे। y एज अ फंक्शन ऑफ t तो ये वाला पार्ट है, और x एज अ फंक्शन ऑफ t का डिफरेंशिएशन लेंगे तो अंदर वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, ये भी 1 माइनस कॉस t आएगा। अब तो आई थिंक 0 से 2 पाई में इसको आप लोग इजीली इंटीग्रेट कर ही सकते हो। ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 माइनस कॉस t का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर t को कन्वर्ट कर दो कॉस टू t से, और उसके बाद जब इस वाले पार्ट को आगे सॉल्व करेंगे तो cos t का इंटीग्रेशन sin t 0 से 2 पाई में 0 आएगा, cos टू t sin टू t, ये वाला पार्ट भी 0 से 2 पाई में 0 आएगा। जो भी इंटीग्रल है वो 1 और हाफ पे डिपेंडेंट है 3t/2 से, जो कि सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3 पाई a स्क्वायर। और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये x बाय a की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली ये जो मैंने एरिया निकाला है यहाँ पे, दिस एरिया इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे जो मैंने एरिया फाइंड किया है, दैट एरिया इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू y dx। इसमें एक लूप कवर करने के लिए 0 से 2a पाई तक जाना होगा, जिस पैटर्न को हम लोगों ने इस पैटर्न में कन्वर्ट किया है। y की जगह y एज अ फंक्शन ऑफ t, और ये जो dx था उसको x एज अ फंक्शन ऑफ t जैसे मुझे लेना था, तो मैंने d ऑफ xt लिया है, जिसको मैं लिख सकता हूँ x डैश t और dt। वो रिप्लेस करके जो इंटीग्रेशन पहले x के रिस्पेक्ट में था तो लिमिट चेंज करके वही इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में ले लिया है मैंने, t के रिस्पेक्ट में।
तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जेई में, इस तरह के पैटर्न्स अभी तक नहीं आए हैं, और जो आए हैं वो भी काफी सिंपलर साइड पे आए हुए हैं। लेकिन तब भी हम लोग ऑन द ऑफ चांस अगर आ जाए इस तरह का कोई पैटर्न या कोई नया पैटर्न कभी पूछ लिया जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर हों, इसलिए हम लोग ये एक दो एग्जांपल यहाँ पे कर रहे हैं। एक सिमिलर एग्जांपल इसका और लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं जरा। यहाँ पे कर्व दिया है, x को दिया है a sin क्यूब t, y दिया है a cos क्यूब t, t हमारे पास पैरामीटर है, और इस कर्व के कारण हमें एंक्लोज्ड एरिया निकालना है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं तो sin और cos को एलिमिनेट करके इस कर्व की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ x और y के टर्म्स में। तो वो कुछ इस तरह से आएगी, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। इतना तो होपफुली आप लोग चेक कर पाएंगे, और 1 की जगह यहाँ a पावर 2/3 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट आने वाला है इसको हम लोग यूज ना करके यहाँ पे देखो दूसरे पैटर्न से देखते हैं। इस वाले पार्ट में एक चीज नोटिस करो, x की जगह -x और y की जगह -y पुट करने में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं इस कर्व को जब ड्रॉ करता हूं तो कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूं, बाकी 4 क्वाड्रेंट में उसी का क्या बन जाएगा इमेज, एक बार x एक्सिस के अबाउट, एक बार y एक्सिस के अबाउट। एक पॉइंट और, ये जो कर्व है हमारे पास a पावर 2/3, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा 2/3 x पावर 1/3 और 2/3 y पावर 1/3 dy बाई डी एक्स, जिसका अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस एक्स बाय वाई का पावर माइनस वाई बाय एक्स का पावर 1/3। और क्योंकि मुझे ये पता है कि दोनों ही वैल्यूज x और y माइनस a से a में बाउंडेड हैं, तो मैं उतने रीजन में इस वाले एक स्लोप से आइडिया लगा के ग्राफ बना सकता हूँ। तो जब ये ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो पॉइंट्स आने वाले हैं ये पावर 2/3 ए माइनस ए और माइनस ए वाले पॉइंट्स आएंगे अगर बाद में चेक करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ए और माइनस ए, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ए और माइनस ए, अगर ये a पावर 2/3 है यहाँ। अब क्योंकि मुझे इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना और चारों जगह सिमेट्री है, तो केवल एक पोर्शन का एरिया निकाल के काम चल जाएगा। कर्वेचर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हमें कर्वेचर आइडेंटिफाई करना हुआ तो जैसे कि मैंने dy बाई डी एक्स लिखा था माइनस ऑफ y बाई एक्स पावर 1/3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करो y और x क्योंकि पॉजिटिव ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। साथ ही साथ कर्वेचर चेक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव इसका लेके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी इतने क्योंकि एरिया निकालना है, हमें इतने पोर्शन की जरूरत नहीं है। तो अगले स्टेप में देखो मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड एरिया वैसे लिखूंगा y डैश और x डैश t। तो इस पैटर्न से निकालने से बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इस पैटर्न से निकालता तो मुझे क्या मिलता, y dx निकालता 0 से a और इसका 4 टाइम्स कर देता, और y ये वाले पार्ट का फंक्शन मान के करता इधर से निकाल के, है ना। तो उस पार्ट को ना करके मैंने यहाँ पे साइन और कॉस वाला जो पैटर्न है उसी को यहाँ पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही इनपुट करोगे तो ये पोर्शन का जो एरिया निकालूंगा वो तो ये आ गया 0 से π/2। रीजन बीइंग क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से a जा रही है तो चेक करना t की वैल्यू 0 से π/2 ले सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्ली स्ट्रिक्टली 1:1 मैपिंग हो रही है, राइट। और इसी मैपिंग में y की वैल्यू अपने आप डिक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है ना। t के इंक्रीजिंग होने के साथ साथ x इंक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा। उस कंडीशन से हमने यहाँ पे वैल्यूज इनपुट कर दी हैं। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए a cos क्यूब t डायरेक्ट लिख देंगे और a sin क्यूब t का क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये चारों एरिया निकालने के लिए 4 टाइम्स भी कर ही दिया है मैंने, क्योंकि एक सिंगल पार्ट का एरिया है ना ये, तो चारों पार्ट्स निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया है 4 टाइम्स। अगेन 4 हमने ले ही लिया है, वाई टी हमारे पास है a cos क्यूब t, x डैश t है इसका डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट, राइट। और इस पार्ट को जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरा इस पैटर्न में आके ये कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग चाहो तो वॉलिस फॉर्मूला वाला पैटर्न यूज कर सकते हो, और उससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू 3π/8 a स्क्वायर के बराबर आने वाली है। और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट है, a पावर 2/3। अगर यहाँ पे a 1 होता तब यहाँ पे हम लोग 1 लिख पाते। तो फिलहाल वापस से इस वाले एग्जांपल में पैरामेट्रिक फॉर्म दिया था, यहाँ पे हमने कर्व की सिमेट्री का आइडिया लगाया, और वो आइडिया लगने के बाद केवल एक क्वाड्रेंट में इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने इस पार्ट का सब्स्टिट्यूशन लेते वक्त लिमिट 0 से π/2 क्यों ली, क्योंकि उसमें जिस क्वाड्रेंट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसकी सारी वैल्यूज कवर x की हो जाएंगी, और साथ ही साथ x की इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ y का जो डिक्रीजिंग पैटर्न आ रहा है वो भी इस वाले पैटर्न से कंपनसेट हो जाएगा जब मैं 0 से π/2 लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको जानने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी जरूर है जिसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर हम लोग रख लें तो कई बार हो सकता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म पूछे ना जाए, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग आंसर जल्दी निकाल सकें। तो इसलिए थोड़ा सा ये दो एग्जांपल पैरामेट्रिक फॉर्म को समझने के लिए अच्छे एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसी फंक्शन के इनवर्स के कारण बाउंडेड एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो हम लोग एरिया निकालेंगे उस समय हम लोग जो फंक्शंस दिए जाते हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस में इस तरह के फंक्शंस ही दिए जाते हैं कि जो इनवर्स है उसको आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x वाले फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, राइट। तो फंक्शन पता है पर उसका इनवर्स क्योंकि उस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस पैटर्न से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। बट तब भी हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करके और थोड़ा सा ट्रिक लगाते हुए कुछ क्वेश्चंस में आपको बताता हूं कि इनवर्स एक फंक्शन गिवन है उसके इनवर्स के कारण बाउंडेड एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बिना उस इनवर्स को एक्सप्लिसिट फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x+2। चेक कर लेना dy बाई dx पॉजिटिव आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और क्योंकि क्यूबिक है तो r टू r में इन्वर्टिबल तो होगा ही, और gx इसका इनवर्स है। हमें एरिया फाइंड करना है gx के कारण, fx के कारण नहीं, हमें एरिया किसका फाइंड करना है, gx, जो कि इसका इनवर्स है। अब ऑब्वियसली खुद से देखो, अगर ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x+2 लिखूं तो इसको अब एक्सप्लिसिट फॉर्म में अगर मैं इसका इनवर्स लिखूंगा भी तो y क्यूब प्लस 3y+2 आएगा, जिसको y एज अ फंक्शन gx के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल अभी हमारे लिए नहीं है। तो क्योंकि वो चीज एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता तो मैं केवल ग्राफिकल एनालिसिस करके और केवल फंक्शन की इक्वेशन यूज करके एरिया निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो हमें निकालना क्या है, gx के कारण बाउंडेड एरिया, इसके बाद x एक्सिस के साथ और ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 6। तो जैसे कि देखो इनवर्स में मुझे ये वैल्यूज देखनी है तो इसमें रिवर्स में कैसे देखेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो f ऑफ -1 कितना है, -2। चेक करके देखो तो इसका मतलब मैं इनवर्स के बारे में बोल सकता हूँ कि g ऑफ -2 -1 होगा। अगेन f ऑफ 1 6 है तो g ऑफ 6 1 होगा। मैंने -2 और 6 ही क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेट्स वैसे हैं। अब देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ग्राफ बनाने के बाद और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैं fx का ग्राफ बनाता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बनाता हूँ -1 और 1 के बीच में, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा -1, -2 और 1, 6 और इसका स्लोप देखो 0 पे 3 आ रहा है, बाकी समय स्लोप 3 से ज्यादा है, मतलब ये जो पॉइंट एक तरह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होने वाला है, 0 वाला पॉइंट, ठीक है ना। और इसके अबाउट ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जाता जा रहा है, -1 पे वैल्यू -2 और 1 पे वैल्यू 6 आ ही रही है। अब इसको देख के जब मैं इसका इनवर्स बनाऊंगा तो किस लाइन के अबाउट इमेज लेते हैं, y इक्वल्स टू x। बट हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है बस इन्हीं की इमेजेस ले लो, तो यहाँ पे एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट इधर आएगा, कुछ रफ ग्राफ इस तरह का बना सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ सेकंड वाला ग्राफ आ गया हमारा, ये fx का ग्राफ, ये gx का ग्राफ। 1, 6 के करस्पॉन्डिंग ये 6, 1 होगा, 0, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 0 होगा और -1, -2 के करस्पॉन्डिंग -2, -1, ठीक है ना। तो आई होप इतना तो हमें पता है, इसलिए मैं पॉइंट्स मार्क नहीं कर रहा। क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा क्या है, ग्राफ के कारण एक्स एक्सिस के कारण x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 6, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। पर ये तो हम तब इंटीग्रेट कर पाते जब y एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर पाते gx को, जो कि अभी यहाँ पे इस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग देखो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाएंगे कि जो एरिया यहाँ पे gx के कारण ये आने वाला है, जो मैंने आपको पर्पल कलर से मार्क किया है, वही एरिया ये जो fx वाला ग्राफ है वो x एक्सिस के साथ देगा, ये जो ग्रीन वाला मार्क किया है। आई होप सिमेट्री तो दिख रही है, ये दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू x के और सिमेट्रिक है, तो मैं ये पर्पल वाला एरिया निकालने की जगह ग्रीन वाला एरिया क्यों ना निकाल लूं, इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पता ही है। तो देखो उस वाले पार्ट को मैं कर कैसे सकता हूँ, आगे ध्यान से देखना। यहाँ पे जैसे ये x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू -2 मार्क किया था, यहाँ पे y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू -2 मार्क करते हैं, बट अभी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स नहीं लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेने के लिए मुझे fx को x एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस वजह से तो gx नहीं निकाल पा रहे थे। तो हम लोग लेंगे यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप से। आप देखो उसके लिए करेंगे क्या, इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करके सोचते हैं क्वेश्चंस को। पहला पार्ट ये देखते हैं कि ये वाला पार्ट है fx
और ये ऊपर वाली लाइन को मान लेते हैं y इक्वल्स टू 6। तो ये दो ग्राफ है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस पार्ट को अलग से देखो तो एक लाइन है y इक्वल्स टू 6 और एक ये ग्राफ जा रहा है y इक्वल्स टू fx, और ये दो हमारे पास ऑर्डिनेट्स हैं, एक लाइन है x इक्वल्स टू 0 और एक लाइन है x इक्वल्स टू 1। तो बाउंडेड एरिया यही तो आएगा इन दोनों ग्राफ के बीच में, क्योंकि इन दोनों कर्व को, इस लाइन को भी कर्व की तरह ट्रीट करते हैं और ये फंक्शन तो एक कर्व है ही, तो इन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स ही बना लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस रीजन और इस ग्राफ के बीच के वर्टिकल स्ट्रिप्स लूंगा तो होगा क्या, ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ की इक्वेशन माइनस करते हैं। ऊपर वाले ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 6 और नीचे वाले ग्राफ की इक्वेशन है fx। मतलब इतने पोर्शन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो वो एरिया हो जाएगा 6 माइनस fx का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, क्योंकि ये वाला पॉइंट 1 और ये वाली लाइन 0 आ रही है, तो इसके बीच में तो इन दोनों ग्राफ के बीच का बाउंडेड एरिया है, ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरह से कंटिन्यूटी बनाते हुए हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलर तरीका यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे fx वाला ग्राफ ऊपर है और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये कौन सा है, y इक्वल्स टू -2। मतलब ये रीजन निकालेंगे तो fx वाले ग्राफ में से -2 माइनस करके फिर इंटीग्रेट कर देंगे, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ये -1 और ये 0, मतलब -1 से 0 तक। अब ये दोनों ग्राफ के इंडिविजुअल एरिया निकाल के इन दोनों को ऐड कर दूंगा। देखो हमें पास क्या मिला, एक तो 6 माइनस fx 0 से 1 ये ऊपर वाला पार्ट, और ये वाला जो रीजन है ग्रीन वाला ये आ गया fx प्लस 2, क्योंकि fx माइनस ऑफ -2 हो रहा था, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -1 से 0 तक। ये लाइन x इक्वल्स टू -1, ये लाइन x इक्वल्स टू 0, ये आ गया fx की इक्वेशन। क्योंकि अब हम लोगों को ऑलरेडी पता है तो ये जो इनवर्स निकालने वाला पार्ट था इससे हम लोग बच गए, लेकिन तब भी हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। किस तरह से, कि जो इनवर्स x एक्सिस के साथ एरिया बनाएगा वही एरिया जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है fx वो किसके साथ बनाएगा, y एक्सिस के साथ। लेकिन मैंने y एक्सिस के साथ एरिया तो लिया बट स्ट्रिप्स मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं लिए, अभी भी मैंने वर्टिकल स्ट्रिप्स कंसीडर करके दो पोर्शंस में अलग अलग करके इसका एरिया निकाला। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दो fx पुट करके, तो ये इक्वेशन आएगी, और यहाँ पे इसी वाले fx में 2 ऐड करके लिख दो, सेकंड इक्वेशन आएगी। इन दोनों को इंटीग्रेट करो 0 से 1। आई होप इसके बाद तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। फाइनली इसको सॉल्व करना, आंसर चेक करना, आंसर हमारा आने वाला है 9/2, ठीक है ना। आई होप इतना इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप लोग सब लोग चेक करेंगे खुद से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनल आंसर तक लेकर आए। जहां तक मैंने छोड़ दिया वहीं पर खुद से छोड़ना मत, चीजों को कंप्लीट जरूर करना है, इस वाले पार्ट को, इस आंसर तक आने की कोशिश जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें हमने इनवर्स फंक्शन को यूज किया है। इनवर्स का एरिया, लेकिन इनवर्स क्योंकि इम्प्लिसिट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा तो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने ट्रिक लगा के एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस से एरिया लिया, और वो भी वर्टिकल स्ट्रिप्स कंसीडर करके, क्योंकि मुझे एक पॉइंट 0,2 पता लग गया था, तो उससे एक आइडिया लग गया कि मैं एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेके दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास का लास्ट पार्ट पे हम लोग आए हुए हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं वापस से, इनफैक्ट जो ऑलरेडी हम लोग पैटर्न्स कर चुके हैं उन्हीं को रिविजिट कर रहे हैं। बस इस बार में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैटर्न अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो एरिया बाउंडेड तो कभी चेंज नहीं होगा। तो कई बार शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करने से हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। जैसे कुछ एक या दो एग्जांपल देखते हैं जिसके बेसिस पे ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल में देखो हमें निकालना है दो पैराबोलाज हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 50 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 20। इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट देखो कन्वर्ट हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी टर्म्स रीअरेंज करके देखना -4 टाइम्स x प्लस 1। ये वाला पैराबोला अरेंज करोगे ये भी होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक तरफ आएगा y माइनस 1। अब देखो ये जो पैराबोलास है इसका अगर वर्टेक्स देखोगे तो इसका वर्टेक्स है -1,1, और इसका भी वर्टेक्स देखोगे तो -1,1 ही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करा देते हैं इसके वर्टेक्स वाले पॉइंट पे -1,1 पे। तो ऐसे करने से देखो होगा क्या, ये नई इक्वेशन है ये वाले पार्ट की, ये तो बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, और इस वाले पार्ट की नई इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब इन दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों के अब नए वाले पैराबोलास का वर्टेक्स ओरिजिन हो गया है। जो बाउंडेड एरिया इस केस में आता है वही बाउंडेड एरिया इस केस में आने वाला है, तो ये एरियाज निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया निकाल के हमारा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन
इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x ये हो गया और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, ओरिजिन और बी पॉइंट। ओरिजिन तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, बट तब भी इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे या तो y को एक्स स्क्वायर पुट कर दो या यहाँ से x y के स्क्वायर के फॉर्म में निकाल के यहाँ पुट कर दो, कोई भी एक पार्ट कर सकते हैं। और a और c मैंने वो वाले पॉइंट्स माने जो उसके इंटरसेक्शन के कारण कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे मुझे। इस वाले पार्ट को जब मैं यहाँ पुट करूंगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x पावर 4 आ रहा है माइनस 4x। सॉल्व करेंगे, x का एक आंसर आएगा 0 और एक आंसर आएगा माइनस ऑफ 4 पावर 1/3, जिसको मैं वापस से पुट करता हूँ इस पार्ट में, तो एक केस में तो 0 0 ही मिल गया, तो ये वाला वर्टेक्स आ गया ओरिजिन। और ये जो पॉइंट आ रहा है ये एक तरह से b का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ऑब्वियसली b का अगर कोऑर्डिनेट पता है तो x और y कोऑर्डिनेट हमें पता है। अब याद करो हम लोगों ने अभी अभी ये वाला पार्ट किया था जब ये 3 एरिया लिए थे और हमें प्रूव किया था कि ये एरिया, ये बीच वाला जो एरिया फाइंड आउट करना हो, ये ऊपर वाला एरिया, तीनों बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि पुराना पार्ट ही रिविजिट कर रहे हैं, बस ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मुझे इंट्रोड्यूस करना था। यहाँ पे अब इस रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि बेस ले सकते हैं इसका मॉड और हाइट ले सकते हैं इस वाले पार्ट का मॉड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये मल्टीप्लीकेशन 4 आ रहा है अगर मॉड ले रहे हैं हम लोग तो, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड का मॉड का 1/3। तो जो एरिया आएगा वो OABC, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इस रेक्टेंगल के एरिया का 1/3 आएगा। इवेल्युएट करो, आंसर में क्या मिल जाएगा 4/3। तो जैसे कि मैंने कहा बाद वाला पार्ट मुश्किल नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ये पैटर्न हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आगे याद रख सके, ठीक है ना। इमेज लेने वाला पार्ट हो गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ते थे, बट एरिया अंडर कर्व में कई बार इस तरह से चीजें यहाँ पे यूज हो जाती हैं। ऑलराइट, तो सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं आज क्लास का। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और देखते हैं और आज की क्लास का ये लास्ट एग्जांपल होगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वापस से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, हमें एरिया इंक्लोज निकालना है इस पैराबोला और इसी पैराबोला पे 2,3 पे जो टेंजेंट बनेगा और एक्स एक्सिस के बीच में, ठीक है ना। तो हम चाहें तो इसी फॉर्मेट में भी इसको बना सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कैसे यूज कर सकते हैं, हो सकता है उससे जल्दी हो जाए, जल्दी होगा तो कैसे होगा, दोनों तीनों पार्ट देख लेते हैं। तो देखो जब मैं इस वाले पैराबोला को अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि इसका वर्टेक्स 1,2 है, तो मैं ओरिजिन को 1,2 पे शिफ्ट कर देता हूं। तो ऐसा करने से जैसे मैं ओरिजिन को 1,2 पे शिफ्ट करूंगा, ये जो पैराबोला है ये y स्क्वायर इक्वल्स टू x बन जाएगा। ये जो पॉइंट है 2,3, इसमें 2 में 1 और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करके ये वाला पॉइंट आ जाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि सब कुछ चेंज करेंगे, राइट। और x एक्सिस की याद करो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने y में 2 यूनिट का शिफ्ट किया है, तो अब जो नई x एक्सिस की जगह जो लाइन चेंज हो गई वो क्या हो गई, y इक्वल्स टू -2। इन चेंजेस का ध्यान रखना, पॉइंट में चेंज माइनस करके हो रहा है और इक्वेशन में y की जगह y+2 और x की जगह x+1 करके चेंज होता है, तो रिवर्स चेंज होता है। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, तो मैं एक बार कल रिव्यू करा रहा हूँ, वहां से अगर भूल रहे हो तो वापस से ये टॉपिक एक बार रिविजिट कर लेना। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करने के बाद ये जो पैराबोला की इक्वेशन है ये बन गई, 2,3 में 1 और 2 सब्ट्रैक्ट होके ये आ गया। ये लाइन थी y इक्वल्स टू 0, y की जगह इसमें भी y+2 रिप्लेस होगा, तो y+2 0 को सिंप्लीफाई करके y इक्वल्स टू -2 हमारे पास नेक्स्ट वाली लाइन आ गई, ठीक है ना। तो x एक्सिस ये चेंज हो गई, पैराबोला ये चेंज हो गया और जो पॉइंट है वो इतना आ गया। तो अब ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह हम नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये पैराबोला हमारे लिए बनाना आसान है। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो ये पैराबोला हो गया, 1,1 इस पे एक पॉइंट होगा और y इक्वल्स टू -2 यहाँ कहीं लाइन होगी, ठीक है ना। तो 1,1 ये पॉइंट मार्क कर लिया है, y इक्वल्स टू -2 ये लाइन मार्क कर लिया। अब 1,1 पे हमें क्या बनाना है, टेंजेंट, ये टेंजेंट बना लिया। टेंजेंट जल्दी कैसे निकालते हैं, याद करो, y स्क्वायर की जगह y1, x की जगह x प्लस x1/2, उसी पैटर्न से मैंने ये लाइन की इक्वेशन लिखी है, कोऑर्डिनेट का पैटर्न। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, राइट। ये वाली लाइन आ गई y इक्वल्स टू -2 और ये पैराबोला, तो इन तीनों के थ्रू बाउंडेड एरिया ये वाला आने वाला है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे इफ ट्राइंगल का एरिया अलग से निकाल के फिर पैराबोला को 2 पार्ट में ब्रेक करके इतना रीजन अलग से और इतना जो छोटा रीजन अलग से निकाल सकते हैं। लेकिन याद करो मैंने बोला था हर बार वर्टिकल स्ट्रिप्स लेना जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी ले सकते हैं, बस इंटीग्रेशन में y की वैल्यूज चेंज करेंगे। तब ये देखो एक लाइन तो हमारे पास ये है ही, y इक्वल्स टू -2, अगर मैं एक लाइन ये ले लूं y इक्वल्स टू 1, तो इन दोनों लाइंस के बीच में बाउंडेड
इस कर्व या इस लाइन और इस कर्व के बीच का रीजन निकालना है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन हमारा -2 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रेशन है हमारी y की रेंज कहां से कहां तक जाएगी, -2 से 1। बस मुझे दोनों फंक्शन को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो ये देखो यहाँ पे एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो मैंने आइडिया तो दे ही दिया है कि इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन और इस कर्व की इक्वेशन पता होना चाहिए, इतना सफिशिएंट हमारे लिए। अब इस कर्व की इक्वेशन देखो कितनी है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, क्योंकि अब x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे और जो फंक्शन राइट में पहले लिखते हैं लेफ्ट वाला बाद में लिखते हैं। इस वाले को x एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करो तो x की वैल्यू चेक करना 2y माइनस 1 आ रही है, तो मैंने यहाँ पे दूसरा पार्ट रिप्लेस कर दिया। तो इस फंक्शन का ये जो पार्ट है x एज अ फंक्शन ऑफ y और यहाँ पे जो x एज अ फंक्शन ऑफ y आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, y की वैल्यू -2 से कहां तक ले ली, 1 तक। ये लाइन y इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू -2, तो ये इंटीग्रेशन आ गया। इसको अरेंज करो तो y -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, चेक करना। इसका इंटीग्रेशन होगा y -1 का क्यूब बाय 3, जिसमें 1 पुट करेंगे तो 0 ही आ रहा है, -2 पुट करेंगे तो -3 का क्यूब कितना, -27/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एरिया सॉल्व करके कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड रीजन हमें निकालना था, ठीक है ना, अगर हम लोग देखें तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा, ये वाला जो रिक्वायर्ड रीजन हमें निकालना था, इसका हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको एक थ्योरम जो इस चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और कुछ वेरिएबल फाइंड करने वाली प्रॉब्लम्स की, एरिया निकालना है तो एरिया मिनिमम कब आएगा, तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन में कोई वेरिएबल छोड़ दिया है कि इसका एरिया इतना आएगा, इसका एरिया मैक्सिमम है, इसका एरिया मिनिमम, तो कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं हमारे पास, और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं की है, मैंने आपको केवल टाइप्स ही अलग अलग पैटर्न्स बताए, खासकर ये इनवर्स वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट और अच्छा टाइप है, ठीक है ना। और ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाला टाइप था जिस पे अभी तक प्रॉब्लम्स तो नहीं आया है, बट कई बार खुद से पैरामेट्रिक फॉर्म लेके भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया था, हो सकता है फंक्शन तुम्हें इस पैटर्न में ना देके यही दे दिया जाए, या और कोई रिजल्ट दे दिया जाए जिसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले, तो शायद साइन कॉस में कन्वर्ट करने से ये इंटीग्रेशन निकालना इजी हो जाए। तो इस तरह के पैटर्न्स कोशिश करना कि आप खुद से एक एक बार एक्सप्लोर कर लें, ताकि अगर कोई भी नया पैटर्न या नया क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में आता है तो हम लोग अपने एंड पे उन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।